तो हम अब जल्दी से इस पोइम को स्टेंजा वर्ड्स फिर पढ़ते हैं और मैं आपको इसके मानी जल्दी से बताता हूं। वैसे पिछली वीडियो में आपने इसका सेंट्रल आइडिया देखा। अब वर्ड बाय वर्ड हम पढ़ते हैं इस पोइम को और मीनिंग सीखते हैं। स्पीक अप फॉर योर लिप्स और नॉट Speak up, for your lips are not sealed, and your words are still your own. The upright body is yours. Speak while your soul is still your own. बोल कि लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। वन बोल तिकाज वुठन से कुल्फ दित क्या, वुठ से सील्ड क्या, चोनी अल्फाज चोनी चोन इस बॉडी अपराइट बॉडी स्ट्रेट बॉडी सुतवां जिस्म चोन खड़ा जिस्म चोन चोन तो वन क्या वन तिकाज वन रूह चोन रूह गई वन जिस्म नश अलग क्या। अम पत दोम स्टेंजा दूसरा स्टेंजा लुक देयर इन दैट सिमिथी इट्स रेड ओन फियर्स फ्लेम्स तुंद शोले। द पैडलॉक्स कुफल कुफल जिसको कश्मीरी में कुल्फ कहते हैं। द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स एंड ईच फेटर इज स्कर्टिंग अराउंड। हर जंजीर खुल रही है। तो लुक देयर इन दैट सिमिथी इट्स रेड ऑन फियर्स फ्लेम्स। द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स एंड ईच फेटर इज स्कर्टिंग अराउंड। देख के आहनगर की दुकान में, आहन कहते हैं लोहे को, आहनगर को खारवान लोहार की भट्टी जो होती है। देख के आहनगर की दुकान में तुंद हैं शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला एक हर एक जंजीर का दामन। यानी आजादी हज तहरीक बिल्कुल क्लाइमैक्सस पे जंजीर हसमस यल गसन, कुल्फ हिकमत फुटिन, यह सोरे इंशाअल्लाह मुस्तान दस्ती आजादी बिल्कुल तैयार, अम जुल्म नश आजादी बिल्कुल तैयार। गस खड़ा कर पन कंट्रीब्यूशन चाहे लफ्जों सत करक। स्पीक अप नाउ for time is running out before your body and mind fade away. Tell us, for truth is not yet dead. Speak whatever you have to say. बोल कि थोड़ा वक्त बहुत है जिस्मो ज़बां की मौत से पहले, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। कम टाइम छी मगर इस कम टाइम छी यह वरिया अक हिसाब बसान ये कम टाइम, मगर ये कम टाइम जो कम वक्त आपके पास है यही वक्त बहुत है। इस वक्त का आप सही इस्तेमाल करो और उन जियालों में शामिल हो जाओ जो मुल्क की आज़ादी इस ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो बोल रहे हैं, तो उनके साथ शामिल हो जाओ। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें कम से कम अपनी ज़बान खोलनी है, क्योंकि सच जिंदा है, सच का हमेशा बोलबाला होता है। तो ये इस पोइम की मीनिंग और इसका सेंट्रल आइडिया आप समझ गए हैं कि ये एक रेवोल्यूशनरी पोइम है जो उस फेज में लिखी गई जब इंडिपेंडेंस जो था इंडिया का, पाकिस्तान का, वो दौर जो फाइनल फेज चल रहा था इस तहरीक आज़ादी का, तो उस दौर में लिखी गई है। और फैज़ अपने मुल्क के बाशिंदों को, कंट्रीमैन को खड़ा करना चाहता है, आम लोगों को खड़ा करना चाहता है जुल्म और जबर के खिलाफ, और उनसे ये कह रहा है कि कम से कम कुछ तो बोल दो आज़ादी के हक में, इस जुल्म और जबर के हक में कुछ ना कुछ बोल दो। तो ये पोइम जब आप देखेंगे, ये वीडियो भी जब आप देखेंगे, तो आप खुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी पोइम है। तो आप खुद ट्राई कीजिए इसकी समरी लिखने की, सेंट्रल आइडिया लिखने की, और साथ में जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके भी आप जवाबात खुद लिखिए। हाँ, आप के पास रेफरेंस बुक्स हैं, एक दूसरे की फ़ोन पर ही मदद कीजिए। और इसके अलावा अगर किसी को मेरी ज़रूरत पड़े, हाई स्कूल घनस्तान के तलबा व तालिबात से मैं कह रहा हूँ, तो आप में से तमाम के जो वालिदैन हैं, तमाम बच्चों के जो वालिदैन हैं, उनके पास मेरा फ़ोन नंबर है, वो मुझे इस सिलसिले में कॉल कर सकते हैं। तो वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पर ज़रूर ये पढ़िए। अब देखिए कुछ इसमें लिटरेरी टर्म्स, पोइटिक डिवाइसेस की बात हम करते हैं जो निहायत ज़रूरी है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि पोइट्री सेक्शन में से आपके इम्तहानी सवालनामे में, क्वेश्चन पेपर में 21 मार्क्स के सवालात पूछे जाते हैं। एक सेक्शन में होते हैं 10 मार्क्स के सवालात जो रीडिंग
सेक्शन होता है क्वेश्चन पेपर का, और लिटरेचर सेक्शन का शायद उसमें 11 नंबरात के सवालात होते हैं। तो टोटल में आपका जो पोइट्री सेक्शन है उसके 21 नंबरात हैं। एक उस लिहाज से भी आप देखिए, और पोइट्री तो जान है लिटरेचर की, तो उस लिहाज से भी देखिए। अब कुछ पोइटिक डिवाइसेस के बारे में कोई ना कोई सवाल आपके पेपर में जरूर होता है। तो सबसे पहले पोइटिक डिवाइसेस क्या कहते हैं, पोइटिक डिवाइसेस किन चीजों को कहते हैं। अब देखिए, इनको पोइटिक डिवाइसेस को उर्दू में कहते हैं कि शायरी की सन्नतें, जैसे तशबीहात हैं उर्दू में, जैसे इस्तिआरात हैं, जैसे रदीफ है, जैसे काफिया है, जैसे वजन है, जैसे बहर है, इसी तरह जैसे और उर्दू में इसके लिए इस्तिलाह हैं। अब कुछ इस पोएम को मद्देनजर रखकर कुछ पोइटिक डिवाइसेस मैंने यहाँ आपके लिए बोर्ड पर लिखी हैं। सबसे पहले पोइटिक डिवाइस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी है। यहाँ मैंने आपके लिए बोर्ड पर इसकी डेफिनेशन लिखी है। पोइटिक डिवाइसेस आर द टूल्स दैट अ पोइट कैन यूज टू क्रिएट रिदम, enhance a poem's meaning or intensify a feeling. These devices add to the beauty and to the meaning of the poem. Poetic devices कुछ literary devices होती हैं, कुछ ऐसे tools होते हैं। ये वो टूल्स नहीं है जिस तरह एक तरखान के पास, एक लोहार के पास, या कोई भी फनकार हो उसके पास कुछ टूल्स होते हैं अपने काम के लिए। पोइट के पास वर्ड्स के टूल्स होते हैं। हाँ, वर्ड्स के वो अवजार होते हैं, वो वर्ड्स को बतौर अवजार इस्तेमाल करता है, लफ्जों को बतौर अवजार इस्तेमाल करता है। और पोइटिक डिवाइसेस उन टूल्स को कहते हैं जो पोइम की, नज्म की, शायरी की मौसीकियत में, उसके रिदम में, उसके रिदम को एनहांस करे, उसको बढ़ावा दें। इसी तरह किसी पोइम या किसी शेर की मीनिंग को इंटेंसिफाई करें, किसी फीलिंग को और ज्यादा डीप बना दें। कुछ ऐसे वर्ड्स जो पोइट यूज करता है बड़े माहिराना तरीके से, उन्हीं को कहते हैं पोइटिक डिवाइसेस। ये पोइटिक डिवाइसेस जो होते हैं, दीज डिवाइसेस एड टू द ब्यूटी एंड टू द मीनिंग ऑफ द पोइम। इससे इन पोइटिक डिवाइसेस, जितना अच्छा पोइट हो वो उतने ही अच्छे तरीके से पोइटिक डिवाइस को इस्तेमाल करता है। और उससे क्या होता है कि ये पोइम की, शायरी की जो ब्यूटी होती है, इसका हुस्न जो होता है, उसमें भी इजाफा होता है, और जो मीनिंग होता है उसमें भी इजाफा होता है। कभी कभी पोइटिक डिवाइसेस शायर खुले तौर पर कोई बात कह नहीं सकता, वो इन पोइटिक डिवाइस को यूज करके अपनी बात कह जाता है और समझने वाले समझते हैं। तो ये पोइटिक डिवाइसेस की डेफिनेशन जो पहले आपने पढ़ी है। अब पोइटिक डिवाइसेस, बहुत सारे पोइटिक और लिटरेरी डिवाइसेस की बात आपकी जो इंग्लिश बुक है उसके आखिर में कंपाइलर ने बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस का डेफिनेशन दिया है। आप किताब के आखिर में जाइए, वो सारी आपको जरूरत नहीं पड़ेंगे, लेकिन आप जितने याद कर सकते हैं और जो आपके सिलेबस से मुतालिक हैं उनको आप देखिए। आपकी जो इंग्लिश किताब है उसके आखिर में बहुत सारे पोइटिक डिवाइस का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ एक पोइटिक डिवाइस में एक डिवाइस आता है इमेजरी। Imagery refers to the use of the words, especially in poetry, which create a picture, an image in the reader's mind. तो देखिए, इमेजरी कहते हैं उस पोइटिक डिवाइस को, यानी वर्ड्स को इस तरह इस्तेमाल करना कि सुनने वाला, शायरी का सुनने वाला, नज़म का पढ़ने वाला जो हो, उसके जहन में, उसके दिमाग में, उसके आंखों के सामने एक पिक्चर सा बन जाए, एक इमेज उसके सामने आ जाए। मसलन आप यही देखिए, यही पोइम, इसका जो सेकंड स्टेंजा है, देख कि आहन घर की दुकान में तुम है शोले, सुर्ख है आहन खुलने लगे, कुफलों के दहाने फैला हर एक जंजीर का दामन। या इंग्लिश में जो इसने ट्रांसलेशन किया है, लुक देयर इन दैट सिमिथी, इट इज रेड own fierce flames, the padlocks are already opening their mouths and each fetter is skirting around. जब हम ये सितनज़ा पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक मंजर सा छा जाता है। अचानक हमारे जहन में वो लोहार की भट्टी आ जाती है, उधर जो सुर्ख वो भट्टी होती है, उसमें जो आग होती है, और गर्मी की वजह से जो लोहा सुर्ख हुआ होता है, एक पिक्चर सा रीडर के, एक इमेज सा रीडर के आंखों के सामने आ जाता है, रीडर के माइंड में आ जाता है। तो ये पोइट का कमाल होता है कि वो लफ्जों को इस तरह इस्तेमाल करता है। ये जो है इमेजरी, ये नसर में भी, प्रोज में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादातर इसका इस्तेमाल पोइट्री में होता है। तो इसको कहते हैं इमेजरी। उन अल्फाज का इस्तेमाल करना कि एक पिक्चर सा बन जाए। अब
इमेजरी की 5 किस्में हैं। इंसान के जिस्म में जो 5 सेंसेस हैं, 5 जिनको हवा से खमसा कहते हैं, उन हवा से खमसा के हिसाब से क्या कहते हैं इसको, इमेजरी 5 तरह की हो सकती है। इमेजरी हो सकती है जिसको आप कह सकते हैं कि विजुअल की आंखों के सामने एक तस्वीर बन जाए। मैं यहाँ लिखूंगा विजुअल, VISUAL, विजुअल इमेजरी। ऑडिटरी इमेजरी, तो ये लिखा है विजुअल इमेजरी है, ऑडिटरी इमेजरी है, टैक्टाइल इमेजरी है, और ऑल्फैक्टरी इमेजरी है, और गेस्टेटरी इमेजरी है। विजुअल इमेजरी की आंखों के सामने तस्वीर बन जाए, ऑडिटरी इमेजरी की जिसका ताल्लुक आवाज़ों से हो, टैक्टाइल जिसका ताल्लुक टच से हो, ऑल्फैक्टरी जिसका ताल्लुक स्मेल से हो, सूंघने से हो, और गेस्टेटरी जिसका ताल्लुक टेस्ट से हो। मसलन यही जो जब आप ये पढ़ेंगे कि देख के आहन घर की दुकान है, तो ये विजुअल इमेजरी है। यहाँ कोई टेस्ट की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक पिक्चर आंखों के सामने, विजुअल कहते हैं जिसका ताल्लुक आंखों के साथ हो। अब ऑडिटरी इमेजरी कहते हैं जो कानों पर असर डाले, जिसका ताल्लुक कानों से है। मसलन हम ऐसे कहते हैं कि वो ऐसे हंस रही थी कि जैसे सितार के तार बज रहे हों। तो जब आप ये जुमला देखेंगे तो सितार जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिक का, तो सितार के तार बज रहे हों, उसकी बातें जैसे सितार के तार बज रहे हों, तो ये ऑडिटरी इमेजरी है। टैक्टाइल इमेजरी, मैंने उस छोटे बच्चे को जो अभी 1 साल का भी नहीं था, उसको हाथ में उठाया, मैंने जब उसके गालों को छुआ तो मैं बादशाह जान फाम भी तम सुंदी बुख्त। देखिए ये जिसका ताल्लुक टच के साथ है, तो इसको टैक्टाइल इमेजरी कहते हैं। इस तरह ऑल्फैक्टरी जिसका ताल्लुक स्मेल के साथ हो, या गेस्टेटरी जिसका ताल्लुक टेस्ट के साथ हो। अक्सर ज्यादातर विजुअल इमेजरी का इस्तेमाल शायरी में होता है। तो आपने याद रखा कि इमेजरी अल्फाज के इस तरह के बर्ताव को कहते हैं कि एक पिक्चर सा सामने आ जाए रीडर के या सुनने वाले की जहन में, तो उसको कहते हैं हम इमेजरी। अब एक और चीज है जो आपने शायद पहले पढ़ी है, सिमिली, SIMILE, सिमिली। ये 2 चीजें हैं, सिमिली और मेटाफर। इनको उर्दू में कहते हैं तशबीह और इसको कहते हैं इस्तिआरा। Simile is a comparison between two unlike things by the word like or as। जब 2 अल्फाज के दरमियान हम कंपैरिजन करें, 2 अल्फाज नहीं बल्कि 2 ऐसी चीजों के दरमियान हम कंपैरिजन करें जो अनलाइक हों, जो जिनका आपस में तो जाहिर कोई ताल्लुक ना हो। मसलन वो एक फूल की तरह हसीन है, शी, या मसलन ही is as brave as a lion। अब देखिए यहां उस आदमी की, मतलब रशीद is as brave as a lion, तो यहां रशीद का कंपैरिजन हम लाइन के साथ करते हैं। रशीद अलग, लाइन अलग, अनलाइक थिंग्स हैं, लेकिन बहादुरी की वजह से हम उसका कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, लाइन के साथ, और बीच में लाते हैं एज वर्ड या लाइक वर्ड, या हरफ तशबीह लाते हैं लाइक या एज। तो दिस डिवाइस इज कॉल्ड सिमिली। सिमिली में 2 चीजों के दरमियान, 2 अनलाइक चीजों के दरमियान कंपैरिजन होता है, लेकिन बीच में वर्ड ऑफ कंपैरिजन होता है। यानी लाइक, the child is like a flower, the child is like a flower, तो like, he is as soft as a flower। ठीक, अब इसी तरह एक और पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। यह भी कंपैरिजन होता है बिटवीन 2 अनलाइक थिंग्स, मगर इसमें क्या होता है, सिमिली और इसमें एक ही फर्क है। सिमिली में इस्तेमाल होते हैं लाइक या एज, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जबकि मेटाफर में ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। अभी मैंने आपको ये जुमला कहा, रशीद इज एज ब्रेव एज अ लायन। हम ये भी कह सकते हैं ही इज अ लायन, ही इज अ लायन। अब यहां एज ब्रेव एज तो नहीं आया, एज या लाइक तो नहीं आया, ही इज लाइक अ लायन नहीं आया, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन नहीं आया। सीधे हमने कह दिया, डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया, ही इज अ लायन। तो जब एज या लाइक ये अल्फाज कंपैरिजन में ना आए तो ऐसे को कहते हैं हम मेटाफर। अब एक और चीज है जो आपको याद रखनी है, सिंबल, और इससे निकला है सिंबोलिज्म। हाँ, आप इसको थोड़ा सा जूम कीजिए।
सिंबल या सिंबॉलिज्म, a person, place, event or action that suggests more than its literal meaning. यानी हम शायरी में या इवन प्रोज में कोई किसी शख्स को ऐसे इस्तेमाल करें किसी जगह के बारे में या किसी इवेंट, किसी वाक़े, किसी एक्शन के बारे में इस तरह शायर यूज करे अपनी पोइट्री में कि जो उसका लिटरल मीनिंग है, जो उसका आम मीनिंग है, वो उससे बढ़कर मीनिंग हो, एक डीप मीनिंग जिन अल्फाज के अंदर हो, तो उसको ऐसे को कहते हैं हम, ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं सिंबल, और इस चीज को कहते हैं सिंबॉलिज्म। मसलन अगर आप गौर करेंगे तो ये जो सेकंड सेंटेंसा है, लुक देयर इन दैट सिमिटी इट्स रेड ऑन फियर्स फ्लेम्स द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स। देख के आहन घर की दुकान में सुर्ख हैं शोले, सुर्ख तुंद है शोले, सुर्ख है आहन। तो शायर जाहिरन किसकी बात कर रहा है? लोहार की भट्टी की बात कर रहा है, आहनगर की दुकान की बात कर रहा है, सिमिटी की बात कर रहा है। लेकिन मतलब ये नहीं है। लिटरेरी माने, लफ्जी माने अगर हम लें तो मतलब निकलेगा कि किसी भट्टी की बात हो रही है, लोहार की भट्टी की बात हो रही है। लेकिन असल में शायर इस बात, इन अल्फाज से ये मतलब निकालता है कि बिल्कुल आजादी नजदीक है। जिस तरह लोहार की भट्टी में लोहा गर्म हुआ होता है, फिर एक झटके की जरूरत होती है, एक हैमर की जरूरत होती है तो मतलूबा चीज मिल सकती है। इसी तरह इस वक्त आजादी की तहरीक उरूज पर है, तो आजादी की तहरीक उरूज पर है, थोड़े से जोर की जरूरत है, थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है तो आजादी मिल जाएगी। तो शायर हिंदुस्तान की आजादी के बारे में यह कह रहा है। तो इसमें जाहिरन हम भट्टी, लोहा, आग वगैरह की बात देखते हैं, लेकिन मीनिंग सजेस्ट कुछ और करता है, एक डीप मीनिंग सजेस्ट करता है, तो इसको कहते हैं सिंबॉलिज्म। अब एक और चीज है जो यहां आपने देखनी है, वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, a statement whose parts seem to be mutually contradictory yet which make sense after deep consideration। कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसके हिस्से आपस में कंट्राडिक्टरी हों, जिनके दरमियान एक ही स्टेटमेंट के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान, दो हिस्सों के दरमियान कंट्राडिक्शन हो, यानी एक दूसरे से मेल न खाते हो, अजीब गरीब, बिल्कुल ऐसा लगता हो कि मसलन यही देखिए आप, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब ये जुमला देखिए, ये आम जुमला हम सुनते हैं कभी कभी, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब अगर देखेंगे तो अजीब गरीब बात है, कंट्राडिक्टरी बात है। चाइल्ड एक बच्चा, मेरा बच्चा, वो मेरा फादर कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन जब हम इस पर गौर करते हैं तो इसके अंदर एक डीप मीनिंग है। अगर जाहिरन एक कंट्राडिक्टरी बात है, चाइल्ड अभी चाइल्ड है, वो फादर का फादर कैसे हो सकता है? लेकिन इसके अंदर एक डीप मीनिंग है, वो है कि एक फादर जो दिमाग वाला हो, जो गौर करने वाला हो, बच्चे से भी सीख सकता है, एक उस्ताद बच्चों से भी सीख सकता है। तो ये देखिए, जाहिरन इस जुमले में एक कंट्राडिक्शन था, लेकिन जब इसके मीनिंग पर हमने गौर किया तो वो इसका एक मीनिंग क्लियर हो गया। ये इसलिए मैं पैराडॉक्स की बात में इसलिए कर रहा हूं कि इस पॉइंट के आखिर में जो एक्सरसाइज दिया है कंपाइलर ऑफ द बुक ने, किताब के तरतीब देने वाले ने, उधर आपको ये कहा है कि ओरिजिनल पोइम, उर्दू पोइम पढ़ो, जो आपको मैंने पढ़ाई है भी। तो उसमें आखिर में एक मिसरा आया है कि बोल की थोड़ा वक्त बहुत है, बोल की थोड़ा वक्त बहुत है। यह पैराडॉक्स है, बोल की थोड़ा वक्त बहुत है। एक तरफ से कह रहा है कि वक्त थोड़ा है, एक तरफ से कह रहा है कि वक्त थोड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ से कह रहा है कि वक्त बहुत है। अब दो कंट्राडिक्टरी चीजें आती हैं इसमें, बोल कि थोड़ा वक्त बहुत है। अरे भाई, अगर वक्त थोड़ा है तो बहुत किस तरह है? यह पैराडॉक्स है। अब ये यूं ही बात नहीं है, जाहिरन इसमें कंट्राडिक्शन है, लेकिन इसकी एक डीप मीनिंग है। जब आप इस पर गौर करेंगे, व्हेन यू थिंक ओवर इट, यू विल सी दैट the contradiction which seems to be there is only a superficial contradiction. It is very relevant. ये बिल्कुल एक सतही contradiction है। जब इसके डीप में जाएंगे, आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि contradiction नहीं है। वो इस तरह क्या, जब आप ये देखेंगे कि वक्त थोड़ा है, तो इंसान की जिंदगी अगर 100 साल भी होगी तो जब
दूसरे लिहाज से देखें तो वक्त ये थोड़ा भी है। अगर अभी आपके पास थोड़ा वक्त है, मतलब इस तरह मान लीजिए आपके उस्ताद आपसे कह रहे हैं, जब आपके इम्तिहान को 1 महीना रह जाता है तो आपके टीचर्स आपसे कहते हैं कि वक्त बिल्कुल कम रह गया है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो ये कम वक्त भी बहुत है। जाहिरन 1 साल आपका तालीमी साल होता है, वो उसमें से 11 महीने खत्म हो चुके होते हैं, अब थोड़ा वक्त होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त भी बहुत है जो इस 1 महीने का फायदा उठाए। इसी तरह शायद यहाँ कहता है कि बोल कि थोड़ा वक्त बहुत है। ऐ इंसान, ऐ मेरे हम वतन, अगरचे वक्त कम ही है तुम्हारे पास, अभी कुछ ही टाइम आपके पास बचा है, क्योंकि एक दिन आएगा आपकी जिंदगी अगर 70 साल है, 80 साल है, तो उसमें से 60 साल आपने गुजारे हैं। अब 10 साल आपके पास है, साल आपके पास है, 1 महीना आपके पास है, लेकिन 1 महीना जाहिर अगरचे कम ही है, लेकिन फिर भी बहुत है अगर आप अमल करने पर आ जाओगे और खड़े हो जाओगे। तो ऐसे को कहते हैं हम पैराडॉक्स, वो स्टेटमेंट जिसमें जाहिरी तौर पर कंट्राडिक्शन हो, लेकिन जब इसकी डीप मीनिंग पर गौर करें तो इसमें एक्चुअली कंट्राडिक्शन नहीं होता है, बल्कि एक मतलब होता है। तो इस पूरी पोइम में अगर आप देखेंगे तो इसका सेकंड स्टेंजा पोएटिक डिवाइसेस के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तमाम पोएटिक डिवाइसेस जब हम देखेंगे तो लगभग सारी पोएटिक डिवाइसेस इसी दूसरे स्टेंजा में, दूसरे बंद में है। देख के आहन घर की दुकान में, तुंद है शोले सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। लुक डियर इन दैट सिमिटी, इट्स रेड ऑन फियर्स फ्लेम्स, द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स एंड ईच फेटर इज स्कर्टिंग अराउंड। अगर कोई आपसे पूछे कि सेकंड स्टेंजा में आप कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस देख पा रहे हो, तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसमें सिंबोलिज्म है। सिंबोलिज्म मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसे एक्शन, एक ऐसे वाकये को, एक ऐसी चीज को बयान किया जा रहा है जिसकी जाहिरी मीनिंग तो कुछ है, लफ्जी मानिए तो लोहार की भट्टी और वहां जो आग है वगैरह, जाहिरन तो वही लिखा है, लेकिन असल में बात शायर वो नहीं करना चाहता। असल में कि जो पक गया है सारा मामला, जो अब आजादी बिल्कुल नजदीक है, इसके बारे में शायर आपको बताना चाहता है। थोड़ा सा जोर लगाना है तो ये जंजीरें बिल्कुल खुल रही हैं, खुलने वाली। कि कौन सी जंजीरें? यहाँ तो हम आपका ध्यान लोहे की जंजीरों की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ गुलामी की जंजीरों से इसका मतलब है। समझ रहे ना बात? तो इसमें सबसे पहली चीज जो है सेकंड स्टेंजा में, इस पोएम की सेकंड स्टेंजा में सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। जो सिमिथी है, ये एक सिंबल है, जो ये फियर्स फ्लेम्स हैं, जो पैडलॉक्स हैं और फेटर्स वगैरह हैं, ये सिंबल्स हैं, गुलामी और आजादी को बयान करते हैं। गुलामी की जंजीरों में जो मुल्क बंधा हुआ है, तो अब चूंकि आजादी, क्योंकि 1947 से पहले, थोड़ा पहले लिखी गई है ये पोइम, तो इस बात को जाहिर करती है कि इसमें लफ्ज तो कुछ और है, मीनिंग कुछ और है, मीनिंग सजेस्ट कुछ और करता है। तो इस सेकंड स्टेंजा में एक तो सिंबोलिज्म है। अगर आप दूसरे लिहाज से देखेंगे तो इमेजरी भी इसी सेकंड स्टेंजा में, क्योंकि जब हम इस सेकंड स्टेंजा को पढ़ते हैं तो एक इमेज हमारे सामने आता है, एक इमेज हमारे सामने आता है, लोहार की भट्टी का इमेज सामने आता है। या अगर आप ज्यादा डीप जाएंगे तो फर्स्ट स्टेंजा जो है, अपराइट बॉडी लिप्स आर नॉट सील्ड, तो अपराइट बॉडी जब आप पढ़ते हैं तो एक इमेज सामने आ जाता है किसी ऐसे आदमी का है जो स्टाउट है, जो मजबूत है, जो स्ट्रांग है, जिसका जिस्म अभी खड़ा है, जिसके जिस्म को बेंड नहीं हुआ है अभी। तो उधर भी एक तरह से इमेजरी है, लेकिन सेकंड स्टेंजा में बिल्कुल इमेजरी है। अब अगर आप देखेंगे तो इसी सेकंड स्टेंजा में दूसरे लिहाज से आप देखेंगे कि सिमिली तो नहीं है, मेटाफर है। सिमिलीज नहीं है, मेटाफर है। देखिए किस लिहाज से ये लिखा है इसने, लुक डियर इन दैट सिमिटी, इट्स रेड ऑन फियर्स फ्लेम्स, द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स एंड ईच फेटर इज स्कर्टिंग अराउंड। यहां कहीं एज या लाइक का लफ्ज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसने ऐसे नहीं कहा है कि हम इस तरह आजाद हो रहे हैं जिस तरह किसी इंसान की जंजीरें खुल रही हों, इस तरह वी आर नॉट गेटिंग आवर इंडिपेंडेंस, वी आर गेटिंग इंडिपेंडेंस इन द वे ए मैन, ए पर्सन इज अनटाइड फ्रॉम हिज चेन्स। ऐसे नहीं लिखा, एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन इसने गुलामी के लिए चेन्स का इस्तेमाल किया है। गुलामी को चेन्स और पैडलॉक से तशबीह दी है, एज और लाइक लफ्ज के बगैर। तो ये मेटाफर है। और सिमिथी
जो इसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सिमिथी, जो उस वक्त तहरीक चल रही थी, आज़ादी की तहरीक चल रही थी, और फियर्स फ्लेम्स, ये तेज शोले, और रेड ओवन, ये भट्टी वगैरह। तो इसने ये नहीं कहा कि आज़ादी की तहरीक बिल्कुल उस तरह इस वक्त गर्म है कि जिस तरह लोहार की भट्टी होती है, ऐसे नहीं कहा। अगर ऐसे कहा होता तो ये सिमली बन जाती। यहाँ किसी एज या लाइक के बगैर इसने तशबीह दी है। आज़ादी की तहरीक का जो उरूज है उसको सिमिथी, ओवन वगैरह से तशबीह दिया है। तो यह भी एक और मेटाफर है यहाँ। तो मैं इसको अब एंड करता हूँ। आखिर में मैं आपको ये फिर से थोड़ा सा इसको रिवाइज कराता हूँ। 2 वीडियोस में जो आपने पढ़ा, फैज अहमद फैज की बड़ी मशहूर पोइम है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। तो आप ये पोइम पढ़िए, इसको सुनिए। गाई है गाने वालों ने, आर्टिस्ट ने इसको गाया है, इसको यूट्यूब से सुनिए आप। और फिर आपने देखा कि इस पोइम के कुछ अल्फाज हैं, वो आप याद रखिए। फिर आपको पोइम की मीनिंग समझ आ गई, उसका सेंट्रल आइडिया समझ आ गया कि ये उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी उरूज पर थी। और इस पोइम में ये वॉइसलेस को वॉइस दे रहा है, एक एक्सप्रेशन है, एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है जिसमें लोगों को बोलने के लिए कहा जा रहा है, सच बोलने के लिए कहा जा रहा है। और इस जो ऑपरेशन है, जो ब्रिटिश रूल की ऑपरेशन है, उसके खिलाफ बोलने को कहा जा रहा है। तो ये बात इस पोइम में है। फिर आपने देखा कि इसके अलावा आपने देखा कि फैज अहमद फैज पहले एक रिवायती शायर थे, लेकिन फिर उनकी शायरी में शिफ्ट हुआ, उनकी शायरी एक पर्पस के लिए होने लगी। तो उस सिलसिले में उनकी बहुत सारी पोएम्स हैं। मैं आपको फिर याद दिला दूं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब, एक तो ये बोल के लब आज़ाद है तेरे, एक और है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ये वाली भी है। एक बड़ी नज़म है उनकी, निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन की जहां चली है रस्म कोई सर उठा के न चले। एक और उनकी नज़म है, बड़ी सिंबलाइज्ड नज़म है, उसमें पूरी नज़म सिंबलिज्म पर मुश्तमिल है, वो है कुत्ते। वो आप देखिए, इस वक्त टाइम नहीं है। फिर आपने कुछ पोएटिक डिवाइस के बारे में देखा, इनकी डेफिनेशन देखी, और इन पोएटिक डिवाइस को आपने देखा कि पोइम में कहाँ कहाँ है। आप इस पूरी वीडियो को गौर से देखिए, 1-2 बार देखिए, किताब से इस्तिफादा कीजिए, एक दूसरे को फ़ोन करके घर पर बैठे बैठे, और आपके घर में जो रेफरेंस बुक्स हैं, डिक्शनरीज हैं, और अपने दोस्तों को अपने पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन से कॉल करके एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे से मदद लीजिए। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ये लगेगा कि बिल्कुल आसान पोइम है और सीखना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थैंक यू।